हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलिएंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया था, वीक में 2 दिन आपकी पॉलिटी, 2 दिन हिस्ट्री और 2 दिन ज्योग्राफी आपकी शुरू होगी। पॉलिटी आपके 2 लेक्चर आ चुके हैं। आज ये हिस्ट्री का लेक्चर है। आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो आपको हड़प्पा सभ्यता से पढ़ना है। हालांकि पाषाण युग की अगर बात करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपको लास्ट में हड़प्पा सभ्यता के लिखवा देंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपके लिए हड़प्पा सभ्यता है। तो अगर आप इतिहास की बात करेंगे, अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में जो आपके लिए इतिहास में आपको पढ़ना होता है वो आप अगर देखेंगे 3 चीज़ें। अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो आपको आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास आपको पढ़नी होती है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़नी होती है, मध्यकालीन इतिहास, और आपको आधुनिक इतिहास पढ़ना होता है, आधुनिक इतिहास। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे जो हिस्ट्री के, तो अगर 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके अकेले यहाँ से रहते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 से 2, लेकिन मोस्टली आपका एक ही क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से पूछता है, और 2 क्वेश्चन आपके प्राचीन कालीन इतिहास से आपके रहते हैं। लेकिन आप 1-2 क्वेश्चन पर ना जाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर, एक एक पॉइंट नंबर आपके लिए मायने रखता है। तो पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, और इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको सब वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, कुछ लिखना पड़ेगा ही नहीं। बस ध्यान से आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपको बहुत चीज़ें बहुत जल्द चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो पहले कुछ चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसको देखिए, फिर इसके बारे में आगे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इस चित्र को देखिए, अगर आपको ये फिगर दिख रहा होगा, अगर ध्यान से देखेंगे इस चित्र को देखिए, इसमें घर वर बने हैं। ये देखिए घर बने हैं, कुछ लोग दिखाया गया है काल्पनिक रूप से, लेकिन घर आपके असली हैं। ये देखिए बेटा, आप खंडहर देख रहे हैं, ये देखिए सब ईंट के बने घर हैं। ये देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, आपके घर बने हैं आपके पूरा। ये देखिए आपका ये चित्र आपको और थोड़ा साफ दिख रहा होगा। ये सब देखिए पूरा बेटा, ये सब जो आपको दिख रहा है ये आपका देखिए, ये जैसे आप लोग आजकल देखते हैं ना स्विमिंग पूल आपका देखते हैं, वैसे ही उस समय का था ये बेटा। ये क्या है आपका स्नानागार इसको कह सकते हो, आज का जो स्विमिंग पूल है ये आपकी। ये बेटा हड़प्पा सभ्यता के कुछ चित्र हम आपको दिखा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के। दूसरी बात है, अगर आप बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, पहले थोड़ा फिगर देखिए, फिर आपको बहुत जल्द ये सभ्यता समझ में आएगी, बहुत जल्द। अगर बेटा बात करेंगे इस सभ्यता के बारे में तो पहले फिगर हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बेटा इतनी विकसित सभ्यता थी। ये देखिए, मतलब थोड़ा बहुत अब बातें सुनिए। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करेंगे तो आज से अगर 2300 BC में पुराने समय में जा रहे हैं, 2300 BC के आसपास से लेकर अगर आप 1750 BC तक जा रहे हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है ये। BC को हमेशा बेटा हम उल्टा में लिखते हैं, ठीक है बेटा, ईसा मसीह के जन्म की पहले की ये बातें हैं। तो इस समय बेटा एक सभ्यता डेवलप हुई थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। आपने मोहनजोदाड़ो पिक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा हो वो पिक्चर देख लीजिए, चैप्टर वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये सभ्यता डेवलप हुई थी हमारी पृथ्वी पर, जिसका नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन 1750 BC तक आते आते ये पूरी की पूरी सभ्यता पृथ्वी के नीचे समा जाती है। मतलब क्या सर ऐसा रियल में? हाँ बेटा, ऐसा रियल में है। पूरी पूरी की सभ्यता पृथ्वी के नीचे दब गई, और आज जब पृथ्वी की खुदाई हो रही है तो ये सब पृथ्वी के नीचे से, जो भी हमने आपको घर दिखाया, बिल्डिंगें दिखाई, सब पृथ्वी के नीचे से मिल रहा है। तो ये देखिए, बात करेंगे ये इंसानों का कंकाल मिला है। देखिए बेटा इंसान का कंकाल है, देखिए हड्डियाँ वड्डियाँ हैं, देखिए मिट्टी के आपके बर्तन रखे हैं, देखिए दिया रखा है, ये देरी रखे हैं। ये देखिए आपके बर्तन है जो ज़मीन के नीचे से हमें खुदाई के दौरान मिले हैं, आपके ये बर्तन है। देखिए बेटा कौन कौन से बर्तन हमको मिले हैं खुदाई के दौरान। ये देखिए मिट्टी का एक घड़े टाइप का, सुराही टाइप का एक बर्तन बना हुआ है। ये देखिए कुछ गोल गोल आकृति का बना है। ये देखिए, फिर आप देखेंगे देखिए मुहर और मुद्रा, मतलब पैसे वैसे भी मिले। इस पर देखिए बैल की आकृति बनी है, हाथी की आकृति बनी है। ये देखिए आप तीर कमान और मछली के चित्र बने हुए हैं आपका। ये सब कुछ चीज़ें देखिए, सब देखिए आराम से।
फिर अगर आप बात करेंगे, ये देखिए पूरे की पूरी ये सब जो आप घर देख रहे हैं, जो ईंटों के बने हुए घर देख रहे हैं, ये सब पृथ्वी के नीचे से निकल रहा है खुदाई के दौरान। कल्पना की गई है कि ऐसे हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई होगी धीरे धीरे। ये देखिए आपको कल्पना ये भी की गई है कि ऐसे लोग रहते होंगे, ये से सामान का प्रयोग करते होंगे, ये सब चीज़ें हैं थोड़ा बहुत। ये देखिए पूरी बस्ती, आपको जो मोहनजोदड़ो आप पिक्चर देखेंगे ऋतिक रोशन की है, उसमें इसी गेट से हीरो प्रवेश करता है, मतलब काल्पनिक पिक्चर इसी तरह से बनाई गई है, इसी गेट से हीरो प्रवेश करता है। देखिए बेटा ये आपकी बस्ती है और बस्ती को क्या किए हैं, दीवालों से घेर दिए हैं। पहले आप नॉर्मली इसको देख लीजिए, अभी हम पूरी तरह से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी पूरी सभ्यता। ये देखिए आप इसमें अगर देखेंगे, देखिए चारों तरफ से आपकी नदियाँ बह रही हैं और बीच में बस्ती बसी है, और इसके चारों ओर अगर दिख रहा होगा आपको, देखिए इसमें दीवार से इसको घेर दिया गया है, चार दीवारी से इसको देखिए घेर दिया गया है, देखिए दीवारें उठी हैं। तो ये सब बातें हो गई हैं। कुछ चित्र आपको दिखाना जरूरी था, इसलिए हमने आपको दिखा दी। इसमें देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, ये देखिए मूर्ति मिली है, इसको बोलते हैं पुरोहित की मूर्ति। ये देखिए साल ओढ़ी है, साल पे देखिए फूल पत्ती बनी हुई हैं, दाढ़ी बढ़िया डिजाइन से कटवाए हैं, ये सब देखिए। ये जमीन से कंकाल आपका मिला, देखिए मानव की हड्डी मिली है, देखिए मिट्टी के सब बर्तन रखे हैं। आज भी जैसे मनुष्य को दफनाया जाता है तो उसके पास कपड़े, खटिया उटिया और कुछ बर्तन रख दिए जाते हैं। ये देखिए ये सामान आपके हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ये देखिए मिट्टी की सुराही टाइप की आकृति है, देखिए खिलौना है जानवर का आपका। ये देखिए इस पे एक जानवर बना हुआ, ये एक आकृति है, ये आकृति है। ये सब ज़मीन के नीचे खुदाई से हमें मिला है। तो अब इसको आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली, अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर आप बात करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बेटा अगर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की आप बात करेंगे तो ये सभ्यता बहुत ज़्यादा एक डेवलप सभ्यता हुआ करती थी, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सबको पता है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो एक डेवलप सभ्यता थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इसका क्या हुआ, इसका विनाश हो गया, पूरी सभ्यता पृथ्वी के नीचे दब गई। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा बेटा कि क्यों ये सभ्यता पृथ्वी के नीचे दबी, कैसे कैसे ये सभ्यता डेवलप हुई। देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, देखिए इसमें पढ़ना क्या है। सीधी सी बात है, जब हमने खुदाई की है तो कुछ हमें वस्तुएं मिली हैं। तो क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, कौन कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो आपको पढ़ना है। ये लोग जीते कैसे थे, खाते क्या थे, व्यापार क्या करते थे, कौन कौन से इनके यहाँ उद्योग होते थे, कौन कौन से जानवर पालते थे, यही सब आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। अब मोहनजोदड़ो पिक्चर जरूर देखिए, आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ में आएगा। हड़प्पा सभ्यता जो हमने चीज़ें दिखाई आपको, अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो कहेंगे सर क्या छोटी मोटी सभ्यता थी क्या जो पृथ्वी के नीचे दब गई, या कम क्षेत्रफल में फैली हुई थी तो दब गई? नहीं बेटा, कम क्षेत्रफल में नहीं फैली हुई थी। अगर हम आपको दिखाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था तो आप हैरान हो जाओगे बेटा कि बताइए उत्तर प्रदेश राज्य जैसे 4 गुना बड़ी ये सभ्यता थी। सोचिए कितनी बड़ी सभ्यता डेवलप हुई थी ये, और ये पृथ्वी के नीचे दब गई। तो जाहिर बात है बहुत बड़ी कोई ना कोई घटना हुई होगी, कोई ना कोई प्राकृतिक घटना हुई होगी। किसी को नहीं पता है, बस कल्पनाएं व्यक्त की जाती हैं कि सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। अगर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो इधर आप देखेंगे ये पाकिस्तान देश होता है, ये पाकिस्तान देश है, और ये आपका कौन सा है, ये अपना प्यारा सा भारत है। यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश राज्य है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। इसके ऊपर की अगर ये बात करेंगे ये अफगानिस्तान देश है, ये अफगानिस्तान देश है। और ये आपको पता है बेटा ये जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपका लद्दाख ये। और इधर आप बात करेंगे भारत का एक ये राज्य है यहाँ पर पड़ता है जिसका नाम क्या है, महाराष्ट्र है। तो जो आप हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बेटा आप देखते हैं वो पाकिस्तान से लेकर इधर देखेंगे उत्तर प्रदेश तक है, और ऊपर की अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर आपके कहाँ तक है, महाराष्ट्र तक है। तो लगभग देखा जाए आधे भारत में हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी, पाकिस्तान में भी थी और आपके अफगानिस्तान में भी कुछ स्थल पाए गए हैं। तो इतना बड़े क्षेत्रफल वाली सभ्यता पूरी की पूरी पृथ्वी के नीचे दब गई, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्राकृतिक घटना जरूर रही होगी। धीरे धीरे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप सभी चीज़ों से परिचित होंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना भी ध्यान दीजिए। तो ये बातें हो गई। तो इतनी ज़्यादा सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी। और भी देखिए अभी हमने आपको चित्र में दिखाया कि जो घर बने होते थे वो पक्की ईंटों के घर बने होते थे। मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो जाहिर बात है उसको पकाने की व्यवस्था रही होगी। कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं जौ के साक्ष्य मिले हैं,
हल के साथ मिले हैं, बैल के साथ मिले, मतलब पूरी तरह से ये लोग हर चीज़ का प्रयोग करते थे। ये सब हमें ज़मीन के नीचे खुदाई के दौरान मिला है। तो अब पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको क्या क्या ध्यान देना है। पहली बार तो बेटा एक चीज़ समझिए कि BC क्या होता है और AD क्या होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए जिसके बोलेंगे ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है, इधर जो पीछे का समय है, इसको हम ईसा पूर्व में लिखते हैं, ईसा पूर्व में लिखते हैं। इसको हमेशा उल्टा लिखा जाता है। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता का काल बोलेंगे तो 2300 BC या ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और कब आके समाप्त हुआ था आपका देखेंगे तो 1750 BC में। इसी तरह करते करते आपको कहाँ तक आना है, 1 तक आओगे। 1 के बाद आपका 0 आएगा, 0 के बाद अगर देखोगे इधर जो प्लस में शुरू होगा, आपका प्लस में शुरू होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं। जो आज चल रहा है जिसको हम लोग सन बोलते हैं ना, ये आपका ईस्वी है। तो ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। इसको देखिए आप लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। और आपको जो BC होता है ये उल्टे क्रम में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें हो रही, तो पहले आपको ईसा मसीह के जन्म तक आना है, फिर यहाँ से आपको प्लस में शुरू करना है। इसको आप जरा सा ध्यान रखिएगा बेटा। फिर अगर आप बात करते हैं यहाँ पर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो कुछ बातें आप पहले आज जान लीजिए। आज बेसिक परिचय वाला लेक्चर चल रहा है आपका हड़प्पा सभ्यता में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप ज़रूर इस पर फोकस करिए। हड़प्पा सभ्यता, देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है। हड़प्पा सभ्यता में सामान्य परिचय, पहले आपको हड़प्पा सभ्यता का देखना है, सामान्य परिचय। फिर देखेंगे बेटा इन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे इनका सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन मतलब क्या बेटा, ये लोग खान पीन इनका कैसा था, ये लोग खाते पीते थे, खान पान क्या था इनका, वस्त्र क्या पहनते थे ये लोग, ठीक है। परिवार में किसका शासन होता था, महिलाओं का था या पुरुष का था, परिवार में शासन किसका था, परिवार में शासन किसका था, ये आपको देखना है। फिर अगर आप देखोगे सामाजिक जीवन में ही ये लोग खान पीन हो गया, आपका वस्त्र हो गया बेटा। अगर आप देखेंगे इन लोगों का क्या सामाजिक जो बुराइयां होती हैं, जैसे आपकी दास प्रथा हो गया, आपका बहु विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, आपका ये सब प्रचलित था कि नहीं था, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर देखेंगे इन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। अगर जीते हैं तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ खाते होंगे और खाने के लिए इनको पैसे वैसे की तो जो जरूरत पड़ती होगी। तो क्या इनके पास पैसे वाली व्यवस्था थी या वस्तुओं के बदले वस्तुएं ये लोग ले लिया करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली के तरह व्यापार करते थे। जैसे आज गाँव में होता है, कैसे 1 किलो गेहूँ जाए तौल आए और उधर हम सामान जाकर ले आए, आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। तो आर्थिक पढ़ना है, आर्थिक में आपको पढ़ना है कौन कौन से उद्योग इनके यहाँ प्रसिद्ध थे, उद्योग क्या था, जीवन का मुख्य आधार था, जीवन का मुख्य आधार क्या था, मतलब ये लोग खेती करते थे, किसानी करते थे, क्या करते थे, जीवन का मुख्य आधार क्या था, ये आर्थिक जीवन हो गया। फिर आप बात करेंगे इनके धार्मिक जीवन की, क्या ये लोग धार्मिक जीवन जीते थे, किसी की पूजा पाठ करते थे कि नहीं करते थे, हाँ तो करते थे। देवियों की मूर्ति मिली है, पाशुपति शिव के प्रमाण मिले हैं, ये सब आपको धीरे धीरे अभी पढ़ना है धार्मिक जीवन की अगर बात करेंगे। फिर इनके घर कैसे होते थे, इनकी नालियाँ कैसी होती थी, ये लोग सड़कें कैसे बनाते थे, ये सब आपको चीज़ें इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। इतनी सारी बातें आपको यहाँ पर जानना है। सामान्य परिचय हो गया। फिर देखिए कुछ स्थल हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कुछ स्थान, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, ये बहुत सारे जिले पड़ते हैं। वैसे ही अगर पूरी हड़प्पा सभ्यता की आप बात करेंगे तो इसमें कुछ नाम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो आपको हड़प्पा सभ्यता में आपको पढ़ना है। जैसे पहला तो हड़प्पा सभ्यता में आपको हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। दूसरा अगर देखेंगे आपको मोहन जोदड़ो के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, मोहन जोदड़ो के बारे में पढ़ना है। फिर और देखेंगे कालीबंगा, ये सब स्थल बेटा इसलिए पहले बता रहे हैं कि आपको ये सब नाम याद रहे, ये ना सोचो सर एकदम नए नए नाम आ रहे हैं। फिर देखोगे आपको लोथल सुनने को मिलेगा, कई बार लोथल आपके सुनने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे रंगपुर आपको सुनने को मिलेगा। फिर अगर आप देखते हैं चनहूदड़ो नाम सुनने को मिलेगा। फिर अगर आप देखते हैं रोपड़ आपको कई बार नाम सुनने को मिलेगा, रोपड़ हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा आपका। और आप देखोगे बेटा सुरकोतड़ा हो जाएगा, सुरकोतड़ा। ये सब स्थलों के नाम आपको कई बार सुनने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे इधर नाम अगर तो बनावली आपको सुनने को मिलेगा, बनावली। फिर अगर आप देखोगे धौलावीरा, धौलावीरा,
इतने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थल यहाँ पर हैं, इतनी नाम आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ये आप ध्यान रखिए ताकि इनसे आप अपरिचित ना रहे। पहले हम बेसिक परिचय आपको दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में बार बार आप बढ़ावली का नाम सुनेंगे, हड़प्पा स्थल का नाम सुनेंगे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, चहुदड़ो, रोपड़ आपका हो गया, राखीगढ़ी हो गया, सुरकोतला हो गया, धौलावीरा हो गया। ये सब कुछ नाम है जो आपको बहुत बार बार सुनने को मिलेगा। ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगर थे। जैसे एक शहर में कई छोटे छोटे नगर होते हैं, वैसे पूरी हड़प्पा सभ्यता के नगर थे जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा। इतनी बातें हो गई, इसको आप देख लीजिए एक बार, इसको फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर अगर आप बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय। हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय की अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय, इतनी चीज़ आप देखिए। सामान्य परिचय देखिए, पहला तो आपको इसमें क्या याद रखना है, पहला एक चीज़ देखिए इसमें, पहला तो इसका समय याद रखना है। इसका समय क्या था, सभ्यता का समय क्या था। तो कब ये सभ्यता डेवलप हुई थी, तो 2300 BC में डेवलप हुई थी और कब आके समाप्त हुई, 1750 BC में। ये लगभग होता है, ये कोई एक्यूरेट समय नहीं है कि एकदम इसी समय, क्योंकि कोई नहीं जिंदा था इस समय। आज से 2, 4, 5, 6 हज़ार पहले कौन जिंदा था, कोई नहीं जिंदा था ना। जो हमने खुदाई की ज़मीन के नीचे से जो कुछ हमें मिला उसी की हमने डेट देखा, कार्बन डेटिंग की विधि के माध्यम से, कार्बन C14 की विधि के माध्यम से हमें डेट पता चल जाती है। तो इसी के आधार पे हमने कल्पना व्यक्त की है कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता का जो मेन समय है आपका वो 2300 BC से 1750 BC। अन्य बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग समय बताया है कि कुछ लोग मानते हैं 3300 से लेकर 1750, कुछ लोग मानते हैं 2500 2800 से लेकर 1750। ये हमने सर्वमान्य तिथि आपको बताया है, जो सबसे ज़्यादा मान्य तिथि है। कब से, 2300 2350 से लेकर कब तक आपकी 1700 1750 तक। तो आपको ये याद रखना है। तो लगभग समय होता है, अगर आपको विकल्प में 2300 से 1750 नहीं मिलता तो 24-2500 के आसपास भी मिल सकता है। लगभग में आपका समय है। दूसरी बात है, अगर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ये पूछेंगे अगर किस युग की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है। तो अगर आप बात करेंगे सभ्यता है तो आपकी आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। आद्य, चाहे आद्य ऐसे लिखिए चाहे आप इस तरह लिखिए, आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। अब पूछेंगे सर ये आद्य ऐतिहासिक युग क्या होता है, तो अभी हम आपको समझा रहे हैं आद्य ऐतिहासिक युग क्या होता है। आप यहाँ पे आपको छोटा सा ग्राफ समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। छोटा सा ग्राफ, इसको देखिए आप लोग, देखिए। अब बात करेंगे जिस भी सभ्यता का हमें अध्ययन करना हो या किसी के बारे में हमें जानना हो तो कैसे जानोगे, या तो हमें वो प्रत्यक्ष रूप से मिल जाए, प्रत्यक्ष रूप से मिल जाए, अपने बारे में बता दे, या तो उसकी लिखी हुई कोई डायरी या कोई किताब या कोई नोट्स मिल जाए। जैसे गजनी पिक्चर में आपको नोट्स मिल जाते हैं, आमिर खान के तो पता चल जाता है गजनी पहले क्या थे। सेम वही चीज़ है। तो जो जिस भी काल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में हमको जानना है, तो कुछ लिखित साक्ष्य मिल जाए या तो वहाँ के लोग मिल जाए। तो ये 2-3 हज़ार साल का कोई व्यक्ति तो जिंदा नहीं होगा प्रेजेंट में, तो कुछ लिखित साक्ष्य मिलते हैं, उनके माध्यम से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो जो आपके लिखित साक्ष्य होते हैं बेटा, जो लिखित किताबें मिली हैं, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि इनकी भाषा एकदम अजीब हो, इनको पढ़ा ही ना गया हो, या ये भी तो हो सकता हो कि लिखित साक्ष्य ही ना मिले हों, या ये भी तो हो सकता है कि लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़ भी लिए गए हों। तो इन्हीं 3 चीज़ों पे आपको अध्ययन करना है। जो पहला काल होता है उसको हम लोग प्राक ऐतिहासिक, प्राक या प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। जो आपका दूसरा होता है इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और आपका जो तीसरा होता है उसको हम लोग केवल ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इतनी चीज़ें। अब देखिए अंतर कैसे निकालोगे, अंतर कैसे आपको करना है। अब देखिए इसको बहुत आराम से आप बात करेंगे। अगर लिखित साक्ष्य की अगर बात करेंगे, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मतलब लिखित साक्ष्य क्या हो सकता है, कोई किताब मिल जाए या कोई पैसा या मुद्रा मिल जाए। पैसे पे भी तो लिखा रहता है, अपने पैसे देखिए निकाल कर लिखा कि नहीं लिखा है, तो या तो वो मिल जाए, या तो हमें कोई साहित्य मिल जाए, किताब मिल जाए, या तो कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिस पे कुछ लिखा गया हो। तो अगर आप प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसमें उस सभ्यता को रखा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जब लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं हैं तो
पढ़े भी नहीं जाएंगे भाई, जब मिला ही नहीं लिखित कुछ हमें तो पढ़ने की बात ही खत्म हो जाती है। तो ऐसा युग जिसके ना तो लिखित साक्ष्य मिले हैं और जब मिले ही नहीं है तो उनको पढ़ा भी नहीं गया है, तो ऐसा युग क्या कहलाता है आपका? प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो लेकिन अगर आप दूसरे युग की बात करते हैं, आद्य ऐतिहासिक युग की बात करते हैं, तो इसमें अगर बात करेंगे इसमें भी वही बात है। अगर आप लिखित साक्ष्य की बात करेंगे तो ऐसा युग जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा नहीं गया है, तो क्यों नहीं पढ़ा गया है भाई? इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता मतलब कहने की बात है कि ऐसा युग जिसके लिखित साक्ष्य तो हमें मिले हैं लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, उस युग को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। और इसी युग में आपकी हड़प्पा सभ्यता आती है। अब कहोगे सर पढ़ क्यों नहीं पाए हैं? अभी आपको चाइनीज़ भाषा से दे दिया जाए तो क्या आप पढ़ पाओगे जब तक कोई चाइनीज़ व्यक्ति नहीं होगा बताने वाला? आप हिंदी पढ़ लोगे, संस्कृत पढ़ लोगे, उर्दू पढ़ लोगे, इंग्लिश पढ़ लोगे, लेकिन अभी आपको दे दिया जाए चाइनीज़ भाषा, तो अगर कोई चाइनीज़ व्यक्ति ना हो तो क्या आप पढ़ लोगे? तो वही सेम चीज़ है। हड़प्पा सभ्यता के जो बड़ा लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं ये इसलिए नहीं पढ़े गए हैं क्योंकि बेटा ये लोग चित्रों के माध्यम से लिखते थे। ऐसा कोई चित्र बना दिए, समझ लो कुछ लिखा है। ये देखिए मछली का चित्र बना दिए, समझ लिए कुछ लिखा है। ऐसे फूल पत्ती ऐसे बना दिए, अब ये क्या पता क्या लिखे हैं ये लोग? क्या पता ये क्या लिखे हैं? तो अगर आप बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की तो यहाँ से लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं गए, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक युग में रखेंगे। अगर आप ऐतिहासिक काल की बात करेंगे कि ऐतिहासिक काल क्या है, तो इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें आपके लिखित साक्ष्य मिलते भी हैं और पढ़े भी गए हैं, और पढ़े भी गए हैं, पढ़े भी गए हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता के बाद के जितने भी युग आपको पढ़ना है, जैसे वैदिक सभ्यता पढ़ना है जिसमें वेद पढ़ना होता है आपको, जैन धर्म ले लो, बौद्ध धर्म ले लो, आपका जितने भी आपके चैप्टर हुए बेटा, जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई ये सब पढ़ी गई हैं। क्या वेद नहीं पढ़ पाते हो? पढ़ते हैं, संस्कृत में लिखे हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म इनको पढ़ लिया गया है, पाली और प्राकृत भाषा में लिए गए हैं, लिखे गए हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लेख को पढ़ा नहीं गया, इसीलिए कैसा युग बोलेंगे इसको? इसलिए हमने बताया हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। इसका समय काल की अगर बात करेंगे 2300 BC से लेकर 1750 BC लगभग में आपका समय है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर सामान्य परिचय में कुछ बातें और अब अगर याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का अगर नाम देखेंगे तो इसको कई नाम से पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहो, चाहे आप हड़प्पा सभ्यता, चाहे आप इसको सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहो, सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, चाहे आप इसको सैंधव सभ्यता कहिए, चाहे आप इसको सैंधव सभ्यता कहिए, सैंधव सभ्यता। तो आप सोचेंगे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे या तो वो सिंधु नदी के किनारे थे या तो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, सतलुज हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया, कुर्रम हो गया, जितनी भी सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं उसके किनारे बसे हुए थे आपके, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। इसके कई नाम हो गए आपको। फिर आप नेक्स्ट अगर पॉइंट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस तरह अगर आप पूरा लिखेंगे, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब सर बात करेंगे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? तो अगर आप देखेंगे जो कांसा है आपका, ये कांसा आपकी धातु है, कांसा। और कांसे का निर्माण कैसे किया जाता है? अगर आप तांबा धातु में टिन धातु मिला देंगे तो आपकी एक नई धातु बन जाती है जिसका नाम क्या है? कांसा। तो ये तकनीक ना हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पहली बार खोजी थी। क्यों? क्योंकि तांबे का प्रयोग करना तो लोग पहले से भी जानते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, तांबे में टिन मिला दिया और एक नई धातु प्राप्त हुई जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांसा। इसीलिए इसी को हम कैसी सभ्यता बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता को कौन सी युगीन सभ्यता बोला जाए, तो अगर वो धातुओं के आधार पर पूछ रहा है आपका, तो कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा। लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता होते हुए भी अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा किस धातु का ये लोग प्रयोग करते थे? सबसे ज़्यादा किस धातु का ये लोग प्रयोग करते थे? अगर आप इसकी बात करेंगे किस धातु का प्रयोग करते थे तो आपका तांबा हो जाएगा, तांबा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तांबा हो जाएगा आपका तांबा। सभ्यता कैसी है? कांस्ययुगीन, क्योंकि इन्होंने नई धातु की खोज की है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका करते थे ये लोग? तांबा धातु का करते थे, इसीलिए अब देखोगे ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अगर हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी अगर बात करते हैं, मतलब शहरी थी या ग्रामीण थी या कैसी थी, तो आप अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो यह सभ्यता नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। यह सभ्यता कैसी थी? नगरीय या कह सकते हैं शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। अब कहोगे सर कोई जिंदा तो था नहीं इतने समय पहले, तो कैसे पता चला शहरी या नगरीय सभ्यता थी? तो ऐसे पता चला कि यहाँ के जो घर बनते थे ना बहुत अच्छे बनते थे, एकदम जैसे शहरों में बनते हैं। ये आपकी रोड है, एकदम रोड से सटे हुए बढ़िया एकदम लाइन से घर बने हुआ करते हैं, लाइन से घर बने हुआ करते हैं। और इसी रोड के किनारे किनारे नालियाँ होती हैं, नालियाँ ढकी होती हैं। क्या कभी गाँव में आपने देखा हो कि बढ़िया रोड निकल रही हो, एकदम एकदम लाइन से घर बने, उधर लाइन से घर बने हो, नालियाँ ढकी हुई हो, पक्के घर बने हुए हों? क्या अभी गाँव में ऐसा देखा है आपने? नहीं, ये सब व्यवस्थाएँ सिर्फ शहरों में होती हैं। तो इसीलिए अगर आप बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की तो इसको नगरीय या शहरीय सभ्यता कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसको एक शहर की तकनीक से बसाया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय या आपकी शहरी सभ्यता थी। एक बात और करिए, जो नगर और शहर होते हैं ना बेटा आपके, यहाँ पर जो परिवार रहते हैं, परिवार वो कैसे परिवार रहते हैं? तो बेटा शहरों में अगर आप देखोगे एकल परिवार रहता है। एकल परिवार को ही हम लोग नाभिकीय परिवार बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, नाभिकीय परिवार। अर्थात कहने का मतलब है कि शहरों में सिर्फ एक परिवार के लोग रहते हैं, माता पिता उनके बच्चे। लेकिन अगर गांव की आप बात करोगे तो गांव में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, दादा रह रहे हैं, उसी में दादी रह रही है, उसमें चाचा रह रहे हैं, उसी पापा उनके बच्चे रह रहे हैं। तो गांव में क्या होते हैं? संयुक्त परिवार होते हैं। लेकिन शहरों में कैसे परिवार होते हैं? नाभिकीय या एकल परिवार। तो अगर यहाँ हड़प्पा सभ्यता की बात करेगा तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के परिवार का स्वरूप कैसा था? तो एकल या नाभिकीय परिवार यहाँ पर था। इतनी बातें आपकी हड़प्पा सभ्यता से इंपॉर्टेंट हो गई। और अगर देखोगे हड़प्पा सभ्यता की अगर लिपि की बात करोगे, लिपि मतलब क्या होता है? लिपि क्या होता है बेटा? तो किसी भाषा को जिस शैली में लिखा जाता है उसको हम लिपि बोलते हैं। जैसे संस्कृत की ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, हिंदी की देवनागरी लिपि हो जाएगा। तो ये लोग इनकी अगर लिपि की बात करोगे तो इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि। क्या इसी के कई नाम हैं? इसके नाम देखते चलो। इसको हलावर्त शैली भी कहते हैं, हलावर्त। मतलब ये लोग देखोगे, या और भी नाम देख लो, गौमूत्रिका शैली भी कहते हैं, गौमूत्रिका शैली भी कहते हैं। हलावर्त शैली हो गया, भाव चित्रात्मक लिपि हो गया, गौमूत्रिका हो गया, वास्त्रोफेदन और एक नाम है वास्त्रोफेदन। आपको कुछ इतने नाम नहीं याद करना, सिर्फ आप इंग्लिश में एक नाम याद कर लीजिए, पिक्टोग्राफ। मतलब ये लोग चित्रों के माध्यम से लिखते थे। अगर आप देखोगे ये आपका मछली का चित्र हो गया, ऐसे बना दिए, ये लिख दिए। ये कोई फिगर ऐसे बना दिए, ऐसे लिख दिए, ऐसे करके ये लोग लिख दिए, ऐसे करके ये लोग बना दिए। अब क्या पता ये लोग क्या लिखे हैं? मतलब ये लोग चित्रों के माध्यम से लिखते थे, इसलिए इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। दूसरी बात है, लिखने में ये लोग अक्षरों की जगह चित्र का प्रयोग करते थे। जो सबसे ज़्यादा चित्र का प्रयोग करते थे, सबसे ज़्यादा जो चित्र का प्रयोग करते थे वो यू के आकार का एक चित्र हुआ करता था। वो एक आपका क्या हुआ करता था? एक आपका मछली का चित्र हो गया। आपका किसका चित्र हो गया? आपका मछली का। ये यू आकार हो गया, ये आपका मछली हो गया। ये दो चित्रों का प्रयोग ये लोग लिखने में बहुत ज़्यादा करते थे। ये आपके लिपि की बात हो गई। फिर अगर आप बात करते हो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और भी कुछ चीज़ें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होती हैं हड़प्पा सभ्यता की। अब बात करोगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अगर देखोगे, विस्तार अभी देखोगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार की अगर बात करोगे तो एक मैप के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। मैप के हमेशा आपके हाथ के दाहिनी तरफ पूरब होगा। जब भी आप इस तरह का मैप बनाओगे, जब भी आप किसी चीज़ को देख रहे होगे, पश्चिम होगा, उत्तर आपका होगा ऊपर, और नीचे आपका होगा दक्षिण। तो जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था ये उत्तर में कहाँ तक था? ये उत्तर में मांडा तक था। पश्चिम की अगर आप बात कर रहे हो, पश्चिम में, तो ये सूतका गैंडोर तक था। कहाँ तक था? सूतका गैंडोर तक था। ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? ये पाकिस्तान में पड़ता है, सूतका गैंडोर। दक्षिण की बात करोगे तो ये दैमाबाद तक इसका विस्तार था। दैमाबाद तक था, ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है,
महाराष्ट्र में। और इधर पूरब की अगर बात करोगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार तो आलमगीरपुर तक था। आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ जिले के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मांडा की अगर बात करोगे तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के आसपास का क्षेत्रफल है, आपका जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्रफल है। यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो सोचिए कितना ही लंबी चौड़ी हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी, और इस सभ्यता का विनाश हो गया तो हम लोग को भी सतर्क होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग भी प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर रहे हैं। तो एक न एक दिन इस सभ्यता का भी विनाश होना है, क्योंकि आपको पता है सतयुग का विनाश हुआ, द्वापर युग का विनाश हुआ, आप कलयुग का भी विनाश होगा आपका। तो आप प्रकृति के साथ बहुत कम छेड़खानी करिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण अपनाइए प्रकृति के साथ, उसके साथ वैसा व्यवहार करिए प्रेम पूर्वक। ये सब बातें हो गई। तो ये आपको देखो अब याद कैसे करोगे, देखो नाम कैसे याद करना है। पश्चिम में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है? पाकिस्तान तक है। और पाकिस्तान में देखिए एक शब्द लिखा है सूतका गंडोर। भोजपुरी भाषा में सूतने का अर्थ होता है पीटना। तो पाकिस्तान वालों को कितना भी सूतो ना, ये लोग सुधरते नहीं हैं, तो इसको सूतका गंडोर मतलब पाकिस्तान। दूसरी बात है दा से दक्षिण होगा, और दा से आपका दैमाबाद हो गया, सेम अक्षर मैच कर गया, ये आपका हो गया। फिर अगर देखोगे मांडा पांडा से याद करना। भाई जो पांडा जानवर होते हैं वो ठंडी जगहों पर मिलते हैं, और भारत का जो राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे 6 महीने बर्फ जमा रहती है, तो मांडा से पांडा हो गया। और उत्तर प्रदेश तो आपको याद ही रहेगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ये हड़प्पा सभ्यता का आपका विस्तार हो गया। इतनी बातें हो गई, इसको आप बना लीजिए। फिर आप अगर देखेंगे कुछ बातें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित में। अभी सामान्य परिचय ही चल रहा है, सामान्य परिचय। अगर हड़प्पा सभ्यता का आकार पूछेंगे कि ये सभ्यता कैसे बसी थी, किस आकार में बसी थी, तो जो इसका आकार था वो देखा जाता है वो त्रिभुजाकार था। मतलब एक त्रिभुज के आकार के रूप में, लगभग अगर देखोगे ऐसे आपके त्रिभुज हो गया, तो लगभग ये त्रिभुज के आकार में ये सभ्यता बसी हुई थी। अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हो कि कितना क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता का है, तो अगर आप देखोगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्या था? क्षेत्रफल था। लेकिन लगातार क्या हो रही है बेटा? लेकिन लगातार खुदाई हो रही है हड़प्पा सभ्यता की। तो वर्तमान में जो क्षेत्रफल अगर आप देखोगे वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक की खुदाई हो चुकी है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में कितना आपका 20 लाख वर्ग किलोमीटर ये पूरा क्षेत्रफल है, आकार हो गया। फिर अगर देखोगे हड़प्पा सभ्यता की अगर राजधानी पूछोगे, राजधानी तो इसकी 2 राजधानी थी आपकी, 2 राजधानी। कौन कौन सी राजधानी थी? एक स्वयं हड़प्पा और एक आपकी मोहनजोदड़ो। ये इसकी जो जुड़वा राजधानी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको जुड़वा राजधानी कहा जाता है। जुड़वा राजधानी ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को जुड़वा राजधानी कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। फिर एक क्वेश्चन और बनता है आपके लिए कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि कौन सा ऐसा स्थल था जो एकदम थोड़ा बहुत हड़प्पा जिसे भी मिलता था और मोहनजोदड़ो से भी मिलता था, तो उसका नाम क्या था? आपका लोथल था। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से कौन प्रसिद्ध था? आपका लोथल था। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हो, अभी सिर्फ पॉइंट लिखते हैं, चलो अभी तो समझना बाकी, भी तो सिर्फ आपको पॉइंट लिखवा रहे हैं, देखिए कितनी आसानी से आपको याद होता है। फिर अगर देखोगे सबसे पहले खोजा जाने वाला हड़प्पाई स्थल कौन था? सबसे पहले खोजा जाने वाला हड़प्पाई स्थल कौन था? या पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन था आपका? हड़प्पाई स्थल कौन था आपका? तो आपका जो सबसे पहले खोजा गया था वो स्वयं हड़प्पा था। कौन था? स्वयं हड़प्पा था। ये सबसे पहले खोजा जाने वाला आपका हड़प्पाई स्थल है। ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है। फिर अगर बात करोगे, पूछता है हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल कौन है? जैसे इतने भी हमने आपको नाम बताए थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, ये सब पे सबसे बड़ा किसका क्षेत्रफल जो है? तो सबसे बड़ा जो है वो मोहनजोदड़ो। मतलब मोहनजोदड़ो का जो बेटा क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका है? मोहनजोदड़ो। ये पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे स्वयं हड़प्पा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? मोहनजोदड़ो। दूसरे नंबर पर आपका हड़प्पा। इतने क्वेश्चन हो गए। फिर अगर बात करते हो ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन अगर ये पूछता है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है आपका? हड़प्पा स्थल। तो भारत की अगर आप बात करते हो तो भारत में जो है आपका वो राखीगढ़ी
वो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी, और दूसरे नंबर पर आपका है धौलावीरा। धौलावीरा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा तो मोहनजोदड़ो, दूसरे नंबर पर हड़प्पा। लेकिन अगर भारत की बात करता है तो क्योंकि आपको पता है, अभी धीरे धीरे बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो हड़प्पा है मोहनजोदड़ो, ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन यहाँ भारत की बात कर रहा है तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल आपका क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी। दूसरे नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, धौलावीरा। ये सब कुछ हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय चल रहा है। अभी आपको विस्तार से इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये आप सामान्य परिचय पढ़िए। और कुछ बातें अगर आप ध्यान देंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, अगर आप बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर बात करेंगे, इस सभ्यता की खोज, इस सभ्यता की अगर आप खोज की बात कर रहे हैं, कब से सभ्यता की खोज शुरू हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में, तो अगर आप देखेंगे जो पहली बार अगर देखोगे 1826 में चार्ल्स मैसन, एक व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन, जिन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। आपको पता होना चाहिए बेटा कि इस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, और अंग्रेज क्या कर रहे थे, कहीं रेलवे बिछा रहे थे, कहीं पे कुछ काम कर रहे थे। तो जब ज़मीन की खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर कुछ ज़मीन के नीचे से वस्तुएं प्राप्त हो रही थी, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अगर आप ज़मीन की खुदाई करिए तो ज़मीन के नीचे से कुछ ना कुछ वस्तुएं निकलना आम बात होता है। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया गया इन सब बातों पे। सोचा कि ऐसे ही चलो ये सब हड़प्पा स्थल निकल रहे होंगे। फिर देखते हो भारत में 1853 में पहली बार क्या चलाई जाती है, भारत में रेल चलाई जाती है, और रेलवे की पटरियां बिछाने का काम चल रहा होता है। इसी समय 1856 की अगर बात करोगे तो लाहौर से कराची में आपकी रेलवे बिछाई जा रही थी। तो वहाँ पर भी अगर देखोगे तो लाहौर में 1856 में अगर देखोगे, लाहौर से कराची तक आपकी रेलवे बिछाई जा रही थी। कराची तक रेलवे लाइन बिछाते हुए भी कुछ वस्तुएं मिली। किनको मिली थी, तो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था विलियम ब्रंटन। क्या नाम था इनका, विलियम ब्रंटन। इनको कुछ वस्तुएं मिली जब रेलवे खुदवा रहे थे, रेलवे की लाइन की खुदाई करवा रहे थे, तो ज़मीन के नीचे से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, फिर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर अगर देखोगे, अगर हड़प्पा सभ्यता की अगर पहली बार अगर बात करोगे, पहली बार हड़प्पा सभ्यता में तो कौन सा स्थल खोजा गया था आपका, तो वो हड़प्पा स्थल खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा स्थल खोजा गया था। कब खोजा गया था, अगर देखोगे जो आपको इससे पहले हमने बातें बताए वो सब असफल प्रयास थे, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन पहली बार जब खुदाई की गई आपकी किसकी, हड़प्पा स्थल की, तो कब की गई थी, 1921 में। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने खुदाई की। कब की थी आपके, 1921 में इन्होंने खुदाई की। खुदाई का नेतृत्व किसने किया, अर्थात खर्चा वर्चा कौन उठा रहा था, कौन कह रहा था कि खुदाई करो, तो इन व्यक्ति का नाम था जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल पूरा नाम है इनका, सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा स्थल की खुदाई की। अब ये कहाँ है, ये हड़प्पा स्थल कहाँ पाया जाता है, अगर बात करोगे कहाँ पाया जाता है, तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है आपके, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे अगर आप बात करते हो, नदी के किनारे है तो रावी नदी। कौन सी नदी है आपकी, रावी नदी के तट पर, आपका रावी नदी के तट पर ये बसा हुआ है आपका हड़प्पा। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी। 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई की थी, किसके नेतृत्व में की थी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की। या कहाँ पाया जाता है, या पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्षेत्र में बेटा अगर देखोगे तो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत।
पंजाब प्रांत के अगर आप बात करोगे मांटगोमरी साहिवाल जिला के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर आपका ये पाया गया है। ठीक है, फिर बात करोगे कौन सी नदी किनारे है आपका, तो रावी नदी किनारे। इतनी आपकी बातें हो गई। 2 क्वेश्चन आपको और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल से याद रखना है। क्या याद रखना है कि इसको अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। जो सबसे ज़्यादा उद्योग के प्रमाण मिले हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं, आपके हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, मतलब हड़प्पा स्थल से मिले हैं, जिसको अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है, नगर भी कहा जाता है, नगर भी कहा जाता है। इतनी बातें आपको हड़प्पा सभ्यता से के हड़प्पा स्थल की खुदाई से याद रखनी है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आपको कौन कौन से स्थल है, ये पहला स्थल है हड़प्पा स्थल, जिसकी खोज हुई। कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की थी। कहाँ पाया था? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी या साहिवाल जिले के आसपास के क्षेत्र में। नदी आपकी रावी नदी, और हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी हड़प्पा को कहा जाता है। इतनी बातें आप हड़प्पा से याद रखना है। फिर अगर देखोगे जो दूसरा स्थल खोदा जाता है आपका, वो क्या है? मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। यही पिक्चर आपको देखना है, ये खोजा जाने वाला आपका दूसरा स्थल है। दूसरा कब खुदाई हुई थी? 1922 में। किसने की थी खुदाई? राखल दास बनर्जी। किसने की थी? आपके राखल दास बनर्जी ने खुदाई की थी। राखल दास बनर्जी ने खुदाई की। किसके नेतृत्व में खुदाई की गई थी? किसके नेतृत्व में खुदाई की थी? तो आपके वही थे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई हुई थी। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कहाँ है? अगर बात करोगे कहाँ है आपका, तो ये भी पाकिस्तान में है। कहाँ है आपका? ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर आपका ये पाया जाता है। अगर आप नदी की बात करोगे, कौन से नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। कौन सी नदी? सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। ये आपकी बातें हो गई मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा था। दूसरा आपका क्या था? मोहनजोदड़ो था। इन लगाता को बेटा हड़प्पा सभ्यता अगर बात करोगे, हड़प्पा कैसे याद करोगे? देखो कितना आसानी से याद हो जाएगा। राम की वाइफ को रावण ने हड़प लिया था, तो राम मतलब दयाराम साहनी ने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। फिर मोहनजोदड़ो से कुछ क्वेश्चन आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो अभी हमने आपको बताया था। यह सबसे बड़ा आपका क्या है? हड़प्पा स्थल अभी हमने आपको बताया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप बेटा पढ़ते रहिए, आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे नोट्स से बाहर आ जाए। बस आप पढ़ाई करते रहिए। अभी यूपी पेट के पेपर में हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसा के बच्चों को दिखाए हैं, तो आप बिलीव करिए, विश्वास करिए, और लगातार ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी माध्यम से हो सके आप हमसे जुड़े रहिए। फिर अब यह हड़प्पा का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है, या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है, आपको ये भी याद रखना है। फिर अगर आप बात करोगे मोहनजोदड़ो, कभी कभी पूछता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? अर्थ, इस नाम का अर्थ भी छुपा हुआ है। इसके 3 अर्थ हैं। एक पहला अर्थ है नखलिस्तान, पहला अर्थ इसका ये है नखलिस्तान। फिर अगला अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसे पूछा जाता है बेटा हड़प्पा सभ्यता का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, और इसको सिंध का बाग भी कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के 3 बातें कही जाती हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। फिर हड़प्पा सभ्यता को ही नखलिस्तान कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता को ही सिंध का बाग कहते हैं। किसको बेटा? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आपके किस स्थल को? मोहनजोदड़ो स्थल को। सभ्यता हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? नखलिस्तान, मृतकों का टीला, सिंध का बाग। इतनी बातें आप पढ़िए। कल फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और 2 से 3 वीडियो में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत से। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और आप लोग इसी साल जॉब पाके ज़रूर दिखाओगे। हमको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। धन्यवाद बेटा।